डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुने। एपिसोड 401, डेमन किंग पर बमबारी, धरती का दिल। तो यही तुम्हारा प्लान था? ब्लेज की आवाज चिंतियन के दिमाग में गूंज उठी। उसकी आवाज में हल्की सी तारीफ भी थी। मुझे मानना पड़ेगा, तुम सच में सफल हो गए। चिंतियन हल्का सा मुस्कुराया। बस किस्मत साथ दे गई। डेमनो का गुस्सा मेरी उम्मीद से भी ज्यादा था। अगर ये 2 टियर 7 स्पिरिचुअलिस्ट होते तो बिना वजह और नतीजे समझे इतनी आसानी से एक दूसरे को खत्म करने वाली लड़ाई नहीं करते। लेकिन डेमन अलग होते हैं। वे जन्म से ही क्रूर होते हैं। एक बार युद्ध के मैदान में उतरने के बाद उनकी समझदारी गुस्से में डूब जाती है और उनके अंदर सिर्फ एक ही जुनून बचता है, अंतहीन लड़ाई। किस्मत? ब्लेज जानता था कि इसे सिर्फ किस्मत नहीं कहा जा सकता। भेड़ियों को उकसाकर बाघ को निगलवाने जैसा ये प्लान दिखने में भले आसान लगे, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे स्टेप थे जिन्हें आम इंसान पूरा नहीं कर सकता था। जैसे कि चिंतियन ने पहले चालाकी से ध्यान भटकाया और अकेला पत्थर चुरा लिया। फिर उसने खुद को ब्लैक फ्लेम लॉर्ड के रूप में डिस्गाइज किया और उसकी ऑरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कॉपी की, जिससे मैग्मा डेमन किंग को यकीन हो गया कि पत्थर चुराने वाला वही है। इसके बाद जब मैग्मा डेमन किंग उसका पीछा कर रहा था, तब भी चिंतियन जिंदा बचता रहा और हमेशा इतनी दूरी बनाए रखी कि वो पकड़ा भी न जाए और पीछा भी जारी रहे। धीरे धीरे वो डेमन किंग को फ्लेम माउंटेन तक ले आया। पूरी प्रक्रिया में चिंतियन की स्पेस एबिलिटी, डिस्गाइज टेक्निक और डेमनो के व्यवहार की समझ, सब कुछ परफेक्ट था। ब्लेज सच में किसी और का नाम नहीं सोच पा रहा था जो ऐसा प्लान कर सके। नीचे देखते हुए चिंतियन के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया। उसका प्लान न सिर्फ 2 टियर 7 डेमन किंग्स को एक दूसरे से लड़वाने में सफल रहा, बल्कि दोनों को गंभीर रूप से घायल भी करवा दिया। साथ ही उसने उनके हाथों से ही एक डेमन सोर्स भी नष्ट करवा दिया। अब जब फ्लेम माउंटेन का डेमन सोर्स खत्म हो चुका था, तो हजारों किलोमीटर के दायरे में मौजूद डेमन केव्स को अब नया डेमन खून नहीं मिलेगा। और क्योंकि डेमन आपस में भी लड़ते रहते हैं, ये तय था कि इस इलाके में डेमनों की संख्या तेजी से घटेगी। इसका मतलब था कि इन्फर्नल डेमन सी की रक्षा कर रही तीनों बड़ी बैटल रेजिमेंट्स पर दबाव काफी कम हो जाएगा। ब्लेज ने पूछा, अब आगे क्या करने का प्लान है? चिंतियन ने शांत आवाज में कहा, खत्म करना है उन्हें। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। दोनों टियर 7 डेमन किंग अब बुरी तरह घायल थे। ये उन्हें खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था। ब्लेज ने पूछा, तुम अपनी स्नाइपर राइफल इस्तेमाल करोगे? चिंतियन ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार मुझे तुम्हारी ताकत उधार लेनी पड़ेगी। भले ही डेमन किंग घायल थे, लेकिन वे अब भी बेहद खतरनाक थे। इसलिए चिंतियन ने तय किया कि वो हेवन बर्निंग परगेटरी की शक्ति से उन्हें एक ही वार में खत्म करेगा। इस बार ब्लेज ने ये नहीं कहा कि तुम अभी भी कमजोर हो। अगर चिंतियन ठीक से उसकी शक्ति एक्टिवेट कर ले तो 2 घायल टियर 7 डेमन किंग को खत्म करना मुश्किल नहीं था। स्विश! चिंतियन अपनी जगह से गायब हुआ और कई दर्जन किलोमीटर दूर एक ऑब्सीडियन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसकी नजर फ्लेम माउंटेन के खंडहरों पर टिक गई। अगर बहुत पास रहता तो हेवन बर्निंग परगेटरी एक्टिवेट करते समय डेमन किंग सतर्क हो जाते। ऐसी गलती वो नहीं करेगा। उसने अपनी कलाई पर पहना हुआ ब्रेसलेट दबाया। स्पिरिचुअल पावर उसकी उंगलियों से बहने लगी। तुरंत ही ब्रेसलेट से हल्की धातु जैसी आवाज आई और वो बदलने लगा। कुछ ही सांसों में वो छोटा ब्रेसलेट एक आधे इंसान जितने बड़े लाल हैंड कैनन में बदल गया। उसके बैरल पर आग जैसे पैटर्न बह रहे थे, जैसे ठोस मैग्मा धीरे धीरे धड़क रहा हो। चिंतियन ने दोनों हाथों से कैनन पकड़ा और गहरी सांस ली। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार उसमें बहने लगी। भूल! हैंड कैनन से गहरी गूंजती आवाज निकली। उसका मजल तेज लाल रोशनी से चमकने लगा। आसपास की हवा जलकर टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगी, यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे का ऑब्सीडियन भी गर्म होने लगा। स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से खत्म हो रही थी। चिंतियन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी बाज की तरह तेज थीं। वो कैनन की एनर्जी रीडिंग पर ध्यान लगाए हुए था। जब कैनन के सारे फ्लेम पैटर्न पूरी तरह जल उठे और जिंदा सांपों की तरह लहराने लगे, तब चिंतियन समझ गया, हेवन बर्निंग परगेटरी तैयार है। उसी समय फ्लेम माउंटेन के खंडहरों में दोनों डेमन किंग अचानक कांप उठे। ये कैसी ऑर्डर है? ब्लैक फ्लेम लॉर्ड ने मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसकी काली आंखों में डर की झलक आ गई।
कई दर्जन किलोमीटर दूर से आने वाली वो विनाशकारी शक्ति सब कुछ निगल जाने वाली लग रही थी। मैग्मा डेमन किंग भी अचानक सतर्क हो गया। उसकी बची हुई एकमात्र आंख उसी दिशा में घूरने लगी। उसे साफ महसूस हो रहा था, अगर वो हमला उस पर पड़ा तो उसकी मौजूदा घायल हालत में वो जरूर मर जाएगा। फिर भी दोनों एक दूसरे से सतर्क थे। अभी अभी हुई घातक लड़ाई के कारण वे एक दूसरे से बेहद नफरत करने लगे थे। अज्ञात खतरे के सामने भी वे अपनी सतर्कता कम करने को तैयार नहीं थे। यही उनकी सबसे घातक गलती बनने वाली थी। तभी आसमान में चिंतियन की आकृति दिखाई दी। वो हवा में तैर रहा था। उसके हाथों में लाल हैंड कैनन था। उसके मजल पर जमा लाल प्रकाश अब एक छोटे सूरज की तरह लग रहा था। जैसे ही दोनों डेमन किंग ने ऊपर देखा, उनकी नजर सीधे उस जलते मजल और चिंतियन की ठंडी आंखों से टकराई। खतरा। दोनों डेमन किंग के शरीर जोर से कांप उठे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद वे इंसानों के जाल में फंस गए हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चिंतियन के होठों पर ठंडी मुस्कान आई और उसने बिना हिचक ट्रिगर दबा दिया। 100 मीटर से भी ज्यादा मोटाई वाली लाल रोशनी की किरण कैनन से फूट पड़ी। वो आसमान से गिरती हुई न्याय की तलवार जैसी थी। उसमें आसमान को जलाने और धरती को नष्ट करने की ताकत थी। वो सीधे नीचे खड़े दोनों डेमन किंग की ओर गिर पड़ी। जहां जहां वो किरण गुजरी, वहां स्पेस तक जलने लगा। हवा आग की सुरंग में बदल गई। ब्लैक फ्लेम लॉर्ड और मैग्मा डेमन किंग के चेहरे डर से बदल गए। अब उन्हें समझ आया कि वे दोनों पूरी तरह बेवकूफ बन चुके थे। वे भागना चाहते थे, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी स्पीड बहुत कम हो चुकी थी। वे सिर्फ अपनी आंखों के सामने बढ़ती हुई विनाश की किरण को देख सकते थे। रोअरलिल, उनकी निराश भरी दहाड़ उसी किरण में डूब गई। अगले ही पल पूरे फ्लेम माउंटेन में भयानक विस्फोट हुआ। धरती ऐसे टूट गई जैसे किसी विशाल हथौड़े ने कांच पर वार किया हो। एक गहरा गड्ढा बन गया जो सीधे ग्रह के केंद्र तक जाता हुआ लग रहा था। दरारों से जलता हुआ मैग्मा फूट पड़ा और आसमान तक आग का स्तंभ उठ गया। आसमान आधा लाल हो गया। भयानक शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। पहले से टूटी हुई पहाड़ियां पूरी तरह ढह गईं। पत्थर और आग एक साथ मिलकर हर चीज को नष्ट कर रहे थे। कई किलोमीटर का इलाका पूरी तरह समतल हो गया। हवा में पिघली हुई धातु की गंध भर गई और जहां तक उन दो डेमन किंग्स की बात थी, उनकी हड्डियों तक का नामो निशान नहीं बचा। उसी समय चिंतियन स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सुरक्षित दूरी पर पहुंच चुका था। उसने कैनन को ढीला छोड़ दिया और नीचे विनाश के दृश्य को देखा। लाल हैंड कैनन रोशनी बनकर फिर उसके ब्रेसलेट में समा गया। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद हो चुका था। उसकी लगभग सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। 2 टियर 7 डेमन किंग खत्म। फ्लेम माउंटेन के दसियों हजार डेमन नष्ट। डेमन सोर्स खत्म। सिर्फ उसके अकेले के कारण इन्फर्नल डेमन का खतरा कम से कम 30% घट गया था और इसके बदले उसे मिला यूनिक स्टोन और कई पर्पल टैलेंट्स। उनमें सबसे खास था धरती का दिल। जब भी वो जमीन पर खड़ा होगा, उसकी शक्ति 30% बढ़ जाएगी और लड़ाई के दौरान हर 10 सेकंड में उसकी खोई हुई लाइफ का 5% वापस आ जाएगा। अगर वो लड़ाई में नहीं है तो हर 10 सेकंड में उसकी अधिकतम लाइफ का 1% रिकवर होगा। इसका मतलब था कि कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना हो, कुछ ही मिनटों में वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। चिंतियन मुस्कुराया। परफेक्ट एंडिंग। उसने हाथ उठाया और एक वॉइड गेट खोल दिया। चमकती रोशनी के बीच वो अंदर चला गया और उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद समतल हो चुके फ्लेम माउंटेन के खंडहरों में हवा अचानक हल्की सी कांपी। 4 काले कपड़े पहने हुए लोग वहां चुपचाप प्रकट हुए। उनके कपड़ों के किनारों पर गहरे लाल डेमन पैटर्न बने थे। उनके चेहरों पर भयानक स्टील मास्क थे। अजीब बात यह थी कि उनके शरीर से कोई ऑरा नहीं निकल रही थी, न डेमोनिक QE, न स्पिरिचुअल एनर्जी। वे खामोश भूतों की तरह खड़े थे। उनमें से एक ने धीरे से हाथ उठाया। अदृश्य संवेदनाएं पूरे इलाके में फैल गईं। वे जली हुई जमीन के हर हिस्से, हर दरार को जांच रही थीं। यहाँ तक कि उस गहरे गड्ढे के अंदर भी वे किसी बेहद महत्वपूर्ण चीज को ढूंढ रहे थे। काफी देर बाद काले कपड़े वाला नेता धीरे से हाथ वापस ले आया। फिर चारों की आकृतियां अंधेरे में स्याही की तरह घुल गईं। वे ऐसे गायब हो गए जैसे कभी यहाँ थे ही नहीं। हवा का एक और झोंका आया और फ्लेम माउंटेन के खंडहरों में बची खुची डेमोनिक QE भी पूरी तरह बिखर गई। जैसे ये सब वो विनाशकारी लड़ाई और वे 4 रहस्यमयी परछाइयां सिर्फ एक पल का सपना थी। एपिसोड 402 होली ब्लड ब्रेक थ्रू से पहले की तैयारी। फ्लेम माउंटेन और डिफेंसिव लाइन के बीच 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी थी। लाइन के अंदर मौजूद सैनिकों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सबसे बड़े खतरे के खिलाफ वे दिन रात पहरा दे रहे थे, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। पहाड़ के नीचे 1st और 2nd बटालियन के योद्धा व्यवस्थित कदमों से पेट्रोल कर रहे थे। उनकी आर्मर धूप में ठंडी और सख्त चमक दे रही थी।
लाइन के बाहरी इलाके में 5th और 6th बैटालियन के सेंटिनल चट्टानों के पीछे छिपे हुए थे और दूर फैले बंजर मैदानों को सतर्क नजरों से देख रहे थे। बाकी बैटालियन बारी बारी से आराम कर रही थी। बैरक के अंदर खर्राटों की आवाजें ऊपर नीचे हो रही थीं, क्योंकि योद्धा इस मौके का फायदा उठाकर आराम कर रहे थे और अपनी ताकत वापस पा रहे थे। लाइन के बाहर मौजूद डेमन केव्स एक एक करके खत्म हो चुकी थीं। इस वजह से तीनों बड़े बैटल ग्रुप पर दबाव काफी कम हो गया था। अब सभी सैनिकों को हर समय अलर्ट रहने की जरूरत नहीं थी। उसी समय लाइन के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चिंतियन ने अपनी हथेली खोली और चुपचाप उस यूनिक स्टोन को देखा जिसे वो लावा गुफा से लेकर आया था। पहले ये अजीब पत्थर मैग्मा में नहाकर काला लाल चमक रहा था, लेकिन अब चिंतियन के हाथ में वो पूरी तरह साधारण काला पत्थर बन चुका था। उसकी सतह खुरदरी और असमान थी और उसका आकार लगभग बास्केटबॉल जितना था। फिर भी चिंतियन साफ साफ महसूस कर सकता था कि यूनिक स्टोन के अंदर भारी ऊर्जा उमड़ रही है और उसके अंदर हल्की सी चेतना भी मौजूद थी। लेकिन चाहे वो कितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे जांचे या अपने विचारों से उससे कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, पत्थर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, जैसे वो जिद्दी लोहे का टुकड़ा हो। चिंतियन बड़बड़ाया, डैम, क्या मैं एक मैग्मा डेमन से भी कम आकर्षक हूँ? उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हैंडसम आदमी किसी गोब्लिन से हार गया हो, लेकिन उसकी जिद पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी स्पिरिचुअल पावर लगातार यूनिक स्टोन को संदेश भेजने लगी, मानो वो लगातार दिमागी मैसेज बमबारी कर रहा हो। मुझे इग्नोर कर रहे हो तो मैं तुम्हें परेशान करके ही मानूंगा। कुछ देर बाद, जैसे ये जिद्दी इच्छा सच में उसे परेशान कर रही हो, यूनिक स्टोन से आखिरकार हल्की चेतना बाहर आई। वॉइड, दुश्मन। चिंतियन का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। उसे अचानक समझ आ गया, उसने पहले वॉइड ड्रैगन का एसेंस ब्लड अवशोषित किया था। इस वजह से उसके शरीर में थोड़ी सी वॉइड जैसी ऑरा रह गई थी और यूनिक स्टोन उसे वॉइड क्रिएचर समझ रहा था। अब जब समस्या समझ आ गई थी तो समाधान भी मिल गया था। अगले ही पल चिंतियन की हथेली से सुनहरी रोशनी की एक चमक निकली। वो धीरे धीरे यूनिक स्टोन में जाने लगी। ये डिवाइन वेपन एम्परर की शक्ति थी। चिंतियन देखना चाहता था कि क्या इससे ये जिद्दी पत्थर प्रभावित होगा, लेकिन यूनिक स्टोन बिल्कुल नहीं हिला, बल्कि उससे हल्की सी अस्वीकृति की भावना भी निकल रही थी। चिंतियन निराश नहीं हुआ। डिवाइन वेपन एम्परर असल में हथियारों को मजबूत करने की शक्ति थी और जाहिर है कि यूनिक स्टोन उस कैटेगरी में नहीं आता था। अगले ही पल उसकी हथेली से हल्की खून जैसी लाल रोशनी निकली। वो बादलों की तरह बहती हुई चुपचाप यूनिक स्टोन में समा गई। इस बार यूनिक स्टोन ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उसकी सतह हल्की सी कांप गई और उसके अंदर से हल्की लेकिन साफ खुशी की भावना आई। सक्सेस। चिंतियन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये शक्ति उसके शुरुआती पर्पल टैलेंट से आई थी, सेलेस्टियल गार्डियन ब्लड लाइन। ये टैलेंट उसे अलग अलग जीवों से आसानी से कम्युनिकेशन करने देता था और उनके साथ नजदीकी बढ़ाता था। साथ ही इस ब्लड लाइन की खास ऊर्जा स्पिरिट बीस्ट की ग्रोथ बढ़ाती थी और उनकी वफादारी मजबूत करती थी। ये हर समनर का ड्रीम टैलेंट था। आमतौर पर वो इस शक्ति का इस्तेमाल जिएला और काजिक को मजबूत करने के लिए करता था और ये यूनिक स्टोन सदियों की रिफाइनिंग के बाद एक साधारण वस्तु से बदलकर एक ऐसी इकाई बन चुका था जिसके पास अपनी चेतना थी। सेलेस्टियल गार्डियन ब्लड लाइन की शक्ति उसके लिए बेहद आकर्षक थी। चिंतियन ने तुरंत मौका पकड़ा। क्या तुम थोड़ा छोटे हो सकते हो? उसने विचारों से कहा। अगर तुम छोटे हो जाओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ और तुम लगातार मेरी शक्ति से पोषण ले सकते हो। यूनिक स्टोन हल्का सा कांपा, मानो वो फायदे और नुकसान के बारे में सोच रहा हो। कुछ पल बाद उसका आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा, काला पत्थर जैसे किसी अदृश्य ताकत से दब रहा हो, और आखिरकार वो सिकुड़कर कंचे जितना छोटा हो गया। अब वो बेहद चिकना और खूबसूरती से पॉलिश किया हुआ दिख रहा था। ये देखकर चिंतियन की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने स्टोरेज से ठंडी चमक वाला रिफाइंड आयरन निकाला। एक हल्का सा विचार आया और वो धातु खुद ब खुद टूटकर एक छोटा टुकड़ा अलग हो गया। फिर वो हवा में मुड़ने और बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो एक सिल्वर नेकलेस बन गया। उसकी चेन पतली लेकिन मजबूत थी और बीच में एक स्लॉट था जो यूनिक स्टोन के आकार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। चिंतियन ने यूनिक स्टोन को स्लॉट में फिट कर दिया। फिर उसने नेकलेस अपने गले में पहन लिया। पत्थर उसके दिल के पास टिक गया। उससे हल्की गर्माहट महसूस हो रही थी और पत्थर के अंदर की चेतना भी हल्का सा कांपी, जैसे वो संतुष्ट हो। ये देखकर चिंतियन मुस्कुराया। हालांकि यूनिक स्टोन ने अभी पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं किया था। कम से कम वो मैग्मा डेमन किंग की तरह उसे ऑरेंज ऑरा देकर शरीर मजबूत नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा स्टार्ट था। चिंतियन को भरोसा था कि ये कभी वॉइड पैसेज को सील करने वाली वस्तु भविष्य में उसके हाथों में जरूर चमकेगी। उसी समय डेमन सप्रेशन एबिस की दूसरी मंजिल 6th बैटल जोन कमांड सेंटर में क्या एक डेमन सोर्स नष्ट हो गया? चौकोर चेहरे वाला मेजर जनरल अपनी कुर्सी से अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर खुशी छिपाना मुश्किल हो रहा था।
क्या ये जानकारी कंफर्म है? कौन सा इलाका? एडजुटेंट ने तुरंत जवाब दिया, इन्फर्नल डेमन-सी क्षेत्र। मेजर जनरल ने टेबल पर उंगलियां हल्के हल्के टैप की। इन्फर्नल डेमन-सी। कुछ पल सोचने के बाद उसने पूछा, फ्लेम माउंटेन, मैग्मा सी या पर्गेटरी फायर पिट? एडजुटेंट बोला, फ्लेम माउंटेन। फिर उसने आगे कहा, लेकिन ये शायद हमारे लोगों ने नहीं किया। पास में तैनात फेंगहुओ बैटल ग्रुप ने रिपोर्ट दी है कि फ्लेम माउंटेन की दिशा में भयंकर हलचल महसूस हुई थी। जांच करने पर पूरा पहाड़ समतल मिला और डेमन सोर्स गायब था। गवाहों के अनुसार उस हलचल से पहले उन्होंने मैग्मा डेमन किंग को एक ब्लैक फ्लेम डेमन का पीछा करते हुए देखा था। दोनों आखिरकार फ्लेम माउंटेन में घुस गए थे। संभव है कि ये डेमनों के आपसी संघर्ष का नतीजा हो। एपिसोड 403 होली ब्लड ब्रेक थ्रू से पहले की तैयारी भाग 2। डेमन आपस में लड़ते लड़ते डेमन सोर्स भी नष्ट कर बैठे। मेजर जनरल के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो हल्की हंसी दबा नहीं पाया। बिना एक भी सैनिक खोए इतना बड़ा खतरा खत्म हो जाना उसके लिए पहली बार था। सिर्फ ये सोचकर ही उसे बेहद सुकून महसूस हो रहा था। वो हंसते हुए बोला, ये मैग्मा डेमन किंग तो सच में अच्छा कॉमरेड निकला। कुछ पल बाद उसने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? क्या मैग्मा डेमन किंग वापस लावासी में चला गया? एडजुटेंट ने सिर हिलाया, अभी साफ नहीं है। स्काउटिंग टीम ज्यादा करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेजर जनरल ने हाथ हिलाते हुए कहा, छोड़ो, डेमन सोर्स का नष्ट होना ही पहले से बड़ी खुशखबरी है। उस टियर 7 डेमन किंग से निपटने का मौका बाद में भी मिल जाएगा। उसकी आवाज में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। स्पष्ट था कि वो मैग्मा डेमन किंग को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था। तभी एडजुटेंट बोला, सर, एक और मामला रिपोर्ट करना है। उसने फाइल से एक डॉक्यूमेंट निकाला और आगे बढ़ाया। पहले इसे देख लीजिए। मेजर जनरल ने जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट पढ़ा। उसका पहले का आरामदायक चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से से भर गया। फिर से ब्लड डेमन कल्ट, ये हरामखोर भूतों की तरह चिपके रहते हैं। डॉक्यूमेंट में साफ लिखा था कि पिछले 10 दिनों में अलग अलग बैटल ग्रुप के 50 से ज्यादा ऑफिसर गायब हो चुके थे। इन सब में एक समान बात थी, वे सभी सिल्वर लेवल से ऊपर की ब्लड लाइन वाले स्पिरिचुअलिस्ट थे। उनमें गोल्डन क्लैन के कुछ वारिस भी शामिल थे। ये साफ था कि ये ब्लड डेमन कल्ट का काम था। मेजर जनरल ने जोर से टेबल पर हाथ मारा, मेरा ऑर्डर तुरंत भेजो। सभी बैटल ग्रुप के ब्लड लाइन स्पिरिचुअलिस्ट अब से जोड़ी में मूव करेंगे। किसी को भी अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। और जैसे ही ब्लड डेमन कल्ट का कोई सुराग मिले तुरंत रिपोर्ट करो। उन्हें फिर से सफल नहीं होने देना है। यस सर, एडजुटेंट ने गंभीर आवाज में जवाब दिया और तुरंत बाहर निकल गया। कुछ दिन बाद ब्रोकन ब्लेड लाइन के कैंप में एक युवा सैनिक अपनी मिलिट्री नाइफ चमका रहा था। उसने अचानक कहा, अरे तुम लोगों ने नोटिस किया है, हाल में डेमन काफी कम हो गए हैं। आसपास बैठे सैनिकों ने तुरंत सिर हिलाया। सही कहा, पहले तो दिन में कम से कम 1-2 लड़ाई हो ही जाती थी। कभी कभी तो 5-6 लड़ाइयां भी हो जाती थी। लेकिन अब जब हम डेमन केव साफ करने जाते हैं तो मुश्किल से कोई मिलता है। कई दिनों से कैंप पर डेमन अटैक भी नहीं हुआ। पहले तो ये सोचना भी मुश्किल था। तभी एक क्रू कट बालों वाला सैनिक बोला, मुझे वजह पता है। ये सुनते ही बाकी लोग उत्सुक होकर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। जल्दी बता, क्या बात है? वो धीरे से बोला, हमारे सबसे पास वाला डेमन सोर्स नष्ट हो चुका है। क्या? सभी सैनिक चौंक गए। डेमन सोर्स का नष्ट होना बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। एक सैनिक बोला, सच में? अगर ऐसा हुआ होता तो कैप्टन हमें जरूर बताते। क्रू कट सैनिक बोला, जरा सोचो, कैप्टन को कैंप में आए कितना समय हो गया। सभी कुछ पल के लिए चुप हो गए। सच में कैप्टन हाल में कैंप में बहुत कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन चूंकि डेमन काफी कम हो गए थे इसलिए किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। किसी ने पूछा, तुमने ये खबर कहां से सुनी? वो बोला, मैंने 2nd और 5th बटालियन के लीडर्स की बातचीत में सुना था, लेकिन जब तक ऑफिसर्स ने आधिकारिक घोषणा नहीं की तब तक मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। एक सैनिक मुस्कुराया, तो इसका मतलब खबर सच है। सभी सैनिक खुश हो गए। अब उन्हें समझ आया कि डेमन इतने कम क्यों हो गए थे। डेमन सोर्स के खत्म होने का मतलब था कि डेमनों की नई पीढ़ी पैदा नहीं हो सकेगी और आपसी लड़ाई के कारण उनकी संख्या तेजी से गिरने लगी थी। तभी पीछे से एक हल्की हंसी वाली आवाज आई, तुम लोगों के कान तो काफी तेज हैं। सैनिक तुरंत सख्त हो गए। उन्होंने तुरंत मुड़कर सलाम किया। कैप्टन। चिंतियन धीरे धीरे उनकी ओर आया। उसने चारों ओर नजर डाली और फिर क्रू कट सैनिक पर नजर टिकाई। वो मुस्कुराया, लुओ पिंग, मुझे याद है तुम गोल्ड रैट ब्लड लाइन से हो, इसलिए तुम्हारे कान इतने तेज हैं। लुओ पिंग घबरा गया। कैप्टन, मेरा मतलब चोरी से सुनना नहीं था, बस संयोग से। चिंतियन हंस पड़ा, घबराओ मत, ये कोई सीक्रेट नहीं था। मैं खुद भी ये खबर सबको बताने वाला था। ये सुनकर लुओ पिंग ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद कैंप में सभी सैनिकों को इकट्ठा किया गया। सैकड़ों सैनिक ट्रेनिंग ग्राउंड में लाइन में खड़े थे।
चिन तियन ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। उसने जोर से कहा, मेरे पास तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। फ्लेम माउंटेन का डेमन सोर्स पूरी तरह नष्ट हो चुका है। कुछ सेकंड के लिए पूरा मैदान शांत हो गया, फिर अचानक जोरदार खुशियों की आवाज गूंज उठी। क्या सच में? कमाल है। अब हमें हर दिन डेमन अटैक की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सैनिक एक दूसरे को हाई फाइव देने लगे, कुछ खुशी में अपने हथियार भी लहराने लगे। आर्मर की टकराहट और जयकार पूरे आसमान में गूंजने लगी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इसका मतलब क्या है। अब इस इलाके में डेमन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, उनकी नई पीढ़ी पैदा नहीं होगी और ब्रोकन ब्लेड लाइन पर दबाव बहुत कम हो जाएगा। आज से उनकी स्थिति डिफेंस से ऑफेंस में बदल जाएगी। कुछ देर बाद चिन तियन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। हालांकि डेमन सोर्स नष्ट हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। बाकी बचे दुश्मनों को खत्म करना अभी भी जरूरी है। यस, सभी सैनिकों ने जोश से जवाब दिया। उसके बाद चिन तियन ने सभी कोर ऑफिसर्स को कमांड टेंट में बुलाया। वो बोला, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही टेंट के अंदर माहौल ठंडा पड़ गया। सबके चेहरे पर चिंता आ गई। कैप्टन चिन इस बैटल ग्रुप की रीढ़ था। इन्फर्नल डेमन सी जैसे खतरनाक इलाके में टिके रहना और इतनी जीत हासिल करना, ये सब उसकी रणनीति की वजह से संभव हुआ था। उसका जाना ऐसा था जैसे किसी मजबूत सहारे का हट जाना। चिन तियन हल्के से मुस्कुराया। चिंता मत करो, आसपास के लगभग सभी डेमन केव मैंने साफ कर दिए हैं। बाकी बचे डेमन तुम्हारे लिए खतरा नहीं होंगे। अब सभी को समझ आया कि कैप्टन हाल में बार बार बाहर क्यों जा रहे थे। वो पहले से तैयारी कर रहा था। चिन तियन ने आगे कहा, मैंने टीएबी और शिंग्युआन बैटल ग्रुप को भी सूचना दे दी है। जरूरत पड़ने पर वे तुरंत मदद के लिए आ सकते हैं। यस, सभी ने एक साथ जवाब दिया। जब सब कुछ पहले से तय था तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ली वुफेंग ने पूछा, कैप्टन आप कहाँ जाने वाले हैं? चिन तियन मुस्कुराया, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे डार्क एनर्जी से भरपूर जगह चाहिए। ये सुनते ही सब समझ गए। इन्फर्नल डेमन सी में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा था, लेकिन डार्क एलिमेंट बहुत कम था, और चिन तियन थंडर और डार्क दोनों एलिमेंट का स्पिरिचुअलिस्ट था। उसे सही जगह चाहिए थी। फिर भी सबके मन में चिंता थी, क्योंकि डेमन सप्रेशन एबिस में डेमोनिक क्यूई भरी हुई थी। अगर ब्रेक थ्रू के दौरान थोड़ी भी गलती हो जाए तो या तो उसकी फाउंडेशन खराब हो सकती थी या मानसिक खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन उसकी सफलता की कामना की। ली वुफेंग ने झुककर कहा, कैप्टन हम आपके सफल लौटने का इंतजार करेंगे। बाकी ऑफिसर्स भी बोले, हम आपकी जीत की खबर सुनना चाहते हैं। चिन तियन मुस्कुराया, मेरे जाने के दौरान बैटल ग्रुप तुम्हारे भरोसे है। टेंट से बाहर निकलकर वो पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो गया। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। असल में उसका जाना सिर्फ ब्रेक थ्रू के लिए नहीं था, बल्कि अपने टैलेंट को मजबूत करने के लिए भी था। उसके एवोल्यूशन पॉइंट अब 30 मिलियन से ऊपर पहुंच चुके थे। सब कुछ तैयार था। अब अगला कदम था नाइट डेमन किंग ब्लड लाइन में विकास करना। होली ब्लड एपिसोड 404 डार्क डेमन रियल्म। डेमन सप्रेशन एबिस की पहली परत में एक जगह है डार्क डेमन रियल्म। ये ऐसा लगता है जैसे सड़े हुए मांस का टुकड़ा जबरदस्ती काटकर एबिस के सबसे गहरे हिस्से में डाल दिया गया हो। यहाँ की अंधेरी बाकी जगहों से कहीं ज्यादा गहरी थी। ऐसा लगता था जैसे ये रोशनी को भी निगल सकती है। मैजिक या स्पिरिचुअल एनर्जी की रोशनी भी मुश्किल से कुछ इंच आगे बढ़ पाती थी और फिर अंधेरे में गायब हो जाती थी। जमीन पर चिपचिपी काली मिट्टी थी, उस पर कदम रखने पर आधा इंच धंस जाता था। कभी कभी पैर के नीचे टूटती हड्डियों की आवाज आती थी और कहीं कहीं जंग लगी आर्मर के टुकड़े भी दिखाई देते थे। ये सब उन लोगों के अवशेष थे जो कभी यहाँ घुसने की कोशिश कर चुके थे। यहाँ भटकती आत्माएं बाकी जगहों से ज्यादा बेचैन थीं। ग्रे काले धुंध में लिपटी हुई वे खंडहरों के बीच टकराती रहती थीं। किसी ठोस चीज से टकराने पर वे अनगिनत रोशनी के कणों में टूट जाती थीं, लेकिन अगले ही पल फिर से इकट्ठा हो जाती थीं। यहाँ कंकाल भी साधारण हड्डियां नहीं थे, वे हड्डियों की सेना बनाकर गश्त कर रहे थे। उनके हाथों में टूटे हुए भाले थे, उनकी आंखों के गड्ढों में सोल फायर जल रही थी, और वे ऐसे कदम बढ़ा रहे थे जैसे कोई अदृश्य कोड़ा उन्हें चला रहा हो। दूर गहराई में कहीं से भारी दिल की धड़कन जैसी आवाज आती थी, लेकिन वो किसी जीवित प्राणी की धड़कन नहीं थी। वो विशाल गुफा में गूंजती डेमोनिक क्यूई की प्रतिध्वनि थी। कभी कभी गुफा की छत पर एक छाया तेजी से गुजरती थी। उससे उठने वाली बीमार हवा से आसपास के भूत डरकर सिमट जाते थे। वो हजारों साल से यहाँ रहने वाला शैडो डेमन था। डेमन सप्रेशन एबिस की पहली परत में हर जगह बैटल ग्रुप तैनात थे, लेकिन ये जगह अपवाद थी। ये पूरी तरह निषिद्ध क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ की अंधेरी इंसान के दिमाग में स्याही की तरह घुस जाती थी, बिना वजह बेचैनी, शक और डर पैदा करती थी। यहाँ अकेले होने पर भी ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई सांस ले रहा हो। ये मानसिक दबाव इतना ज्यादा था कि सबसे ताकतवर स्पिरिचुअलिस्ट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते थे। भूल। अचानक अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी,
जैसे किसी ने गाढ़ी काली स्याही से एक इंसानी परछाई निचोड़कर बाहर निकाल दी हो। उसके आने से न कोई स्पेस वेव बनी, न कोई ओड़ा निकली, यहाँ तक कि कुछ मीटर दूर दीवार से टकराते भूतों को भी उसका एहसास नहीं हुआ। चिंतियन ने चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की भूत जैसी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वो इस डेमन रियल में आया, नाइट डेमन किंग ब्लड लाइन पूरी तरह एक्टिव हो गई। यहाँ की अंधेरी उसकी शक्ति को कमजोर नहीं कर रही थी, बल्कि उसके शरीर के चारों ओर वफादार आर्मर की तरह लिपट गई थी। उसकी नाइट विजन क्षमता के कारण उसे सब कुछ दिन की तरह साफ दिखाई दे रहा था। हवा में उड़ते धूल के कण तक, हड्डियों की छोटी दरार तक, उसकी तेज संवेदना मकड़ी के जाल की तरह फैल गई। 100 किलोमीटर के अंदर की हर चीज उसके दिमाग में साफ दिख रही थी, डेमोनिक QE का प्रवाह तक। उसके लिए ये जगह कोई खतरनाक इलाका नहीं थी, बल्कि उसका होम फील्ड थी, जहां उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकती थी। इन्फर्नल डेमन सी से यहाँ तक आने में उसे आधा दिन लगा था। वो लगातार वॉइड गेट खोलकर यात्रा कर रहा था। रास्ते में फायर एलिमेंट कम होते गए और डार्क ऑरा बढ़ती गई, जिससे उसके अंदर की डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही सक्रिय हो चुकी थी। अब जब वो यहाँ पहुंचा, घने डार्क एलिमेंट उसके शरीर के हर हिस्से में भरने लगे। उसके रोम छिद्र हल्के से खुल गए, जैसे कोई प्यासा स्पंज साफ पानी में डूब गया हो। उसे गहरी राहत महसूस हुई। चिंतियन हल्का मुस्कुराया, यही जगह है। लेकिन वो तुरंत ब्लड लाइन मजबूत करने नहीं बैठा। पहले उसने सोचा थोड़ा घूम लिया जाए और कुछ अच्छे टैलेंट इकट्ठा कर लिए जाएं। तभी उसके सीने के पास हल्की गर्मी महसूस हुई। नेकलेस से हरी रोशनी वाला एक भूत बाहर निकला। वो था कार्सिस। कार्सिस हंसा, मुझे ये जगह पसंद आई। उसकी आंखों में जलती सोल फायर उछलने लगी। जैसे ही वो बाहर आया, उसे आसपास भटकती आत्माओं की बड़ी संख्या का एहसास हो गया। उनकी सोल ऑरा उसे ऐसे आकर्षित कर रही थी जैसे खून की गंध शार्क को। उसने हाथ घुमाया। उसकी हड्डी वाली दरांती अंधेरे में ठंडी लकीर खींचती हुई निकली। सामने घूम रहे दर्जनों भूत तुरंत 2 टुकड़ों में कट गए। वे हल्की नीली सोल एनर्जी में बदल गए और सीधे 10,000 सोल्स रिकॉर्ड में खिंच गए। उसकी किताब के पन्ने सरसराने लगे, मानो नई फसल की खुशी मना रहे हों। चिंतियन ने इन कमजोर भूतों की परवाह नहीं की। उसकी नजर पहले ही ज्यादा कीमती शिकार पर टिक चुकी थी। चलो, वह बोला। अगले ही पल वो और कार्सिस स्पेस फ्लिकर के साथ गायब हो गए और कुछ सेकंड बाद वे दर्जनों किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर प्रकट हुए। नीचे का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। सफेद हड्डियों से बना एक छोटा पहाड़, उसके ऊपर एक सड़ा हुआ डेमन बैठा था। उसके हाथ में सफेद हड्डी की मैजिक स्टाफ थी। उसके ऊपर हरे रंग का क्रिस्टल लगा था जो डरावनी रोशनी दे रहा था। उसके आसपास घूल, नाइट डेमन, स्केलेटन कमांडर और कई डेमन घूम रहे थे। उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा थी। उनकी ताकत टियर 2 से टियर 5 तक थी और वे एक डरावनी डेमन सेना बना रहे थे। हालांकि चिंतियन और कार्सिस ने अपनी ऑरा पूरी तरह छिपा ली थी, लेकिन जैसे ही वे वहां प्रकट हुए, हड्डियों के पहाड़ पर बैठा डेमन मैज अचानक मुड़ा। उसका सड़ा चेहरा सीधे पहाड़ी की चोटी की ओर देखने लगा। अगले ही पल उसके शरीर से टियर 6 डेमन की भयानक ऑरा फूट पड़ी। काली धुंध जैसी ताकत चिंतियन और कार्सिस की ओर टूट पड़ी, लेकिन चिंतियन बिल्कुल शांत था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। डेमन सप्रेशन एबिस में आने के बाद वो पहले ही अनगिनत टियर 6 डेमन मार चुका था। एक टियर 6 डेमन मैज अब उसके लिए खतरा नहीं था। धड़ाम! अचानक चिंतियन के शरीर से गहरी काली डार्क ऑरा फूट पड़ी। वो ज्वार की तरह चारों ओर फैल गई। डार्क डेमन रियल्म और भी गहरा लगने लगा। हवा में भारी दबाव फैल गया। चिंतियन ने धीमी आवाज में कहा, डेमन किंग डोमेन ओपन। एपिसोड 405, पवित्र रक्त, नाइट एम्परर, गोल्ड। डोमेन धीरे धीरे गायब हो गया और बची हुई सोल डिवोरर फ्लेम्स लालची आग की जीभों की तरह पूरे मैदान में फैली हुई थी। उन्होंने वहां मौजूद सारे डेमन लाशों को जलाकर राख बना दिया। आखिर में बस काली जली हुई मिट्टी से भरी जमीन ही बची थी। कार्सिस अपने हाथ में डेथ गॉड की स्कायथ पकड़े खड़ा था। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियों को हल्का सा घुमाया और 10,000 सोल्स रिकॉर्ड के पन्ने अपने आप पलटने लगे। भूतिया नीली और हल्की सफेद रोशनी के छोटे छोटे बिंदु उन पन्नों के बीच नाचने लगे। कुछ ही पल में वे छोटे छोटे सॉइल शैडो में बदल गए। हर एक रोशनी का टुकड़ा एक इकट्ठी की गई आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ये सोल बॉडी 10,000 सोल्स रिकॉर्ड के अंदर डेथ एनर्जी से ट्रांसफॉर्म और रिफाइन होंगी। आखिर में ये पूरी तरह आज्ञाकारी डेथ आर्मी में बदल जाएंगी, जो कार्सिस के हाथ की सबसे तेज तलवार बनेंगी। चिंतियन ने सिस्टम इंटरफेस की तरफ देखा। अचानक बढ़े हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स और टैलेंट लिस्ट में जुड़ी नई दर्जनों एंट्रियों को देखकर उसके होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये डेमन केव, जिसे एक डेमन मेज गार्ड कर रहा था, भले ही सिर्फ टियर 6 की ताकत रखता था, लेकिन उसके अधीन 20,000 डेमन थे। इनमें ज्यादातर लो टियर स्केलेटन सोल्जर और घूल थे। हर एक से मिलने वाले इवोल्यूशन पॉइंट्स बहुत कम थे,
लेकिन इतनी बड़ी संख्या मिलकर पिछले कई दिनों में उसने जितने डेमन केव साफ किए थे उनसे कहीं ज्यादा पॉइंट्स दे गई। किंतियान ने हल्के से कहा, अगर ऐसे कुछ और जगह मिल जाएं, तो डेसोलेट बैटल बॉडी के लिए जरूरी इवोल्यूशन पॉइंट्स जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे। उसने उंगली से इंटरफेस को हल्का सा टैप किया। उसकी नजर तेजी से टैलेंट लिस्ट पर घूमती रही और आखिर 2 चीजों पर रुक गई। पहला था एक पर्पल टैलेंट जो टियर 6 डेमन मेज से मिला था, डार्क पपेट्री। ये एक एक्टिव टैलेंट था। डार्क एनर्जी को गाइड बनाकर इसे किसी मरे हुए शरीर में डाला जा सकता था, जिससे वो शैडो पपेट बन जाता। ये पपेट मरने से पहले की कुछ क्षमताएं बनाए रखता जो लाश की हालत पर निर्भर करती थीं। उसके घाव डार्क एनर्जी से जबरदस्ती जोड़ दिए जाते और उसे दूर से कंट्रोल करके लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता था। जरूरत पड़ने पर उस पपेट को विस्फोट भी किया जा सकता था, जिससे एक डार्क शॉकवेव निकलती और आसपास के दुश्मनों को एरिया करप्शन डैमेज होता। किंतियान की आंखों में चमक आ गई। ये साफ तौर पर नेक्रोमेंसर का सिग्नेचर किल मूव था, ऐसा टूल जो अकेले इंसान को पूरी आर्मी जैसा बना सकता था, खासकर तब जब सामने इंसेक्ट रेस या कमजोर बीस्ट सोल्जर की भीड़ हो। अगर वो पपेट्स की एक टोली को सीधा चार्ज करने दे और बीच बीच में सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करे, तो दुश्मनों की फॉर्मेशन पल भर में टूट सकती थी। दूसरा टैलेंट था एक स्पेशल घूल से मिला ब्लू टैलेंट डैमेज ट्रांसफर। ये भी एक एक्टिव टैलेंट था। इसकी मदद से यूजर खुद को मीडियम बनाकर किसी तय टारगेट के नेगेटिव स्टेट और डैमेज का 3/10वां हिस्सा जबरदस्ती अपने ऊपर ट्रांसफर कर सकता था। किंतियान ने अपनी थोड़ी सहलाई और गहरी सोच में पड़ गया। जिस घूल के पास ये टैलेंट था, उसे साफ तौर पर कंज्यूमेबल की तरह पाला गया था, हाई टियर डेमन्स के लिए घातक चोटें अपने ऊपर लेने के लिए। लेकिन उसके लिए ये एक अलग ही तरह की हीलिंग स्किल बन सकती थी। अगर टीममेट्स पर कोई घातक नेगेटिव स्टेट आ जाए तो वो उसे अपने ऊपर ट्रांसफर कर सकता था। डेसोलेट बैटल बॉडी का ओवरलॉर्ड बॉडी इफेक्ट ऐसे स्टेट को तुरंत खत्म कर देता, और अगर भारी चोट भी हो तो उसकी जबरदस्त रिकवरी क्षमता उसे आसानी से सह सकती थी। किंतियान हल्का सा हंसा। काफी अच्छा टैलेंट है। उसने दोनों टैलेंट को अपने शरीर के साथ फ्यूज कर लिया। इसके बाद उसकी स्पिरिचुअल सेंस एक घने मकड़ी के जाले की तरह फैल गई। उसने 100 मील के दायरे में फैले अंधेरे को बारीकी से स्कैन किया। जब ये पक्का हो गया कि कोई छिपा हुआ खतरा नहीं है, तो उसने धीरे धीरे अपनी आभा दबा दी और जली हुई जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। अब वो अपनी यात्रा के असली मकसद तक पहुंच चुका था। नाइट डेमन किंग ब्लडलाइन की अल्टीमेट इवोल्यूशन। चांदी की रोशनी चमकी और काजिक्स की परछाई भूत की तरह उसके पास आ खड़ी हुई। उसके काले बैंगनी स्कायथ जैसे अंग हल्के हल्के कांप रहे थे। हर ब्लेड आर्मर खड़ा था जैसे वो हाईएस्ट अलर्ट पर हो। उसकी कलाई पर लिपटी ग्रीन वाइन अचानक फूट पड़ी। सैकड़ों मोटी बेलें किंतियान को केंद्र बनाकर पागलों की तरह बढ़ने लगीं। पल भर में उन्होंने एक मजबूत डोम बना दिया, जिसकी सतह पर डार्कनेस ओरिजिन की काली रोशनी बह रही थी। अंदर की जरा सी भी एनर्जी बाहर लीक नहीं हो सकती थी। दूसरी तरफ कार्सिस चुपचाप खड़ा था। उसके हाथ में बोन स्कायथ थी और 10,000 सोल्स रिकॉर्ड हवा में तैर रहा था। उसके पन्नों से डेथ ऑरा बाहर फैल रही थी। तीनों समन बीस्ट्स ने मिलकर त्रिकोणीय रक्षा घेरा बना लिया। जब तक कोई टियर 7 डेमन किंग नहीं आता, तब तक ब्रेक थ्रू की आवाज से आकर्षित होने वाला कोई भी डेमन सिर्फ उनका भोजन बनेगा। किंतियान ने गहरी सांस ली। अब शुरू होता है। उसने सिस्टम इंटरफेस में चमक रहे नारंगी नाइट डेमन किंग टैलेंट लाइट स्फीयर को देखा और बिना झिझक उस पर टैप कर दिया। 10 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स टूटे हुए बांध की बाढ़ की तरह उस लाइट स्फीयर में समा गए। अचानक वह नारंगी गोला तेज चमकने लगा। अगले ही पल उसके शरीर के अंदर एक भयानक ताकत फट पड़ी। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं, जैसे हजारों छोटे हथौड़े एक साथ उन्हें गढ़ रहे हों। उनकी घनत्व तेजी से बढ़ने लगी। मसल फाइबर उस ताकत से फटकर लंबी हो गईं, फिर और मजबूत रूप में दोबारा जुड़ गईं। हर एक फाइबर स्टील वायर जितनी सख्त थी, लेकिन उसमें विस्फोटक लचीलापन भी था। किंतियान ने तुरंत 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही तकनीक एक्टिव हुई, आसपास की डार्क एनर्जी को रास्ता मिल गया और वो पागलों की तरह उसके शरीर में भरने लगी। उसके अंदर डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक उबलते ईंधन की तरह भड़क उठी। वो नसों में दौड़ने लगी और उनके अंदर हल्की चमक की परत चढ़ाने लगी, जिससे उनकी क्षमता तुरंत दोगुनी हो गई। उसकी स्पिरिचुअल लेवल लगातार बढ़ने लगी। टियर 5 4 स्टार, 4 स्टार मिड, 4 स्टार हाई। आखिर जाकर ये टियर 5 4 स्टार पीक पर रुक गई। लेकिन ये काफी नहीं था। किंतियान ने बिना झिझक फिर से 10 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स डाल दिए। एक जोरदार धमाका हुआ। नारंगी लाइट स्फीयर जोर से गूंजने लगा। उसके अंदर की एनर्जी पागलों की तरह उफनने लगी, जैसे कोई प्राचीन दैत्य जन्म लेने वाला हो। इस बार ऊर्जा की लहर सुनामी की तरह उसके पूरे शरीर में फैल गई। इस बार ताकत सिर्फ मसल और हड्डियों तक सीमित नहीं थी, वो उसके अंदरूनी अंगों में भी घुस गई। हर धड़कन के साथ डार्क गोल्डन ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक डार्क एलिमेंट को रिफाइन करके शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल रही थी और उसे उसके शरीर में समा रही थी।
एपिसोड 406 पवित्र रक्त नाइट एम्परर गोल्ड भाग 2। उसकी पीठ के पीछे डेमन किंग विंग्स अपने आप फैल गईं। उनके झिल्लीदार पंखों पर महीन डेमन पैटर्न उभर आए। जैसे जैसे ऊर्जा उनमें भरती गई, वे पैटर्न जीवित प्राणियों की तरह बहने लगे। उसके अंदर की डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह बेकाबू हो गई। वो मेरिडियन में दौड़ती हुई हर बंद जगह को तोड़ रही थी और हर जगह छोटे छोटे विस्फोट हो रहे थे। किन तियान के गले से हल्की कराह निकली। ये दर्द की नहीं, बल्कि बेकाबू ताकत से भरे शरीर की पीड़ा थी। 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक की तेज गति के साथ उसकी स्पिरिचुअल लेवल फिर उछलने लगी। टीयर 5 स्टार 6 स्टार। आखिर ये 6 स्टार पीक पर जाकर धीमी हो गई, लेकिन होली ब्लड तक जाने वाली दीवार अब भी नहीं टूटी थी। किन तियान की आंखों में कठोर चमक आई। अब भी काफी नहीं, उसने आखिरी 10 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स भी डाल दिए। 3 धमाके लगभग एक साथ गूंजे। अगले ही पल नारंगी लाइट स्फीयर टूटकर बिखर गया। उसके टुकड़ों से एक अकल्पनीय और डरावनी ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत का सिंगुलैरिटी हो, जिसमें विनाश और सृजन दोनों की सांसें थीं। वो पागलों की तरह किन तियान के पूरे शरीर में भरने लगी। 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक अपने चरम पर पहुंच गई। उसके आसपास एक विशाल डार्क भंवर बन गया। 100 मील के दायरे की सारी डार्क एनर्जी खिंचकर उसकी ओर आने लगी और उसके सातों छिद्रों और रोम छिद्रों से अंदर घुसने लगी। उसकी हड्डियों से ड्रैगन जैसी गूंज निकली। उनका घनत्व तुरंत 10 गुना बढ़ गया। उनकी सतह पर डार्क गोल्डन सम्राट पैटर्न उभर आए, जैसे वे किसी तारे के कोर से ढली हों। उसकी मसल फाइबर पूरी तरह टूट गईं और फिर डार्क एनर्जी की मदद से नए रूप में जुड़ गईं। अब हर मसल में पहाड़ तोड़ देने की ताकत थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी उसके अंदर की डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी। अब वो उबलती गैस नहीं रही थी, वो एक तरल नदी बन चुकी थी जो नई मेरिडियन में बह रही थी। जहां से वो गुजरती, वहां मोटी स्पिरिचुअल झिल्ली बन जाती, जिससे क्षमता कई गुना बढ़ जाती। उसकी स्पिरिचुअल लेवल पागलों की तरह बढ़ने लगी। टीयर 5 7 स्टार 8 स्टार 9 स्टार। जब ये टीयर 5 9 स्टार पीक पर स्थिर हुई, तो अचानक उसके अंदर बह रही स्पिरिचुअल नदी फट गई। वो अनगिनत रोशनी की धाराओं में बदलकर उसके हर सेल में फैल गई। उसकी त्वचा पर वही सम्राट पैटर्न उभर आए जो उसके डेमन किंग विंग्स पर थे। उसके शरीर से ऐसी दबदबे वाली आभा निकल रही थी जैसे वो पूरी दुनिया पर राज करता हो। उसकी आंखें 2 काले चांद बन गईं। उनकी पुतलियों में बहती हुई तारों की नदी दिख रही थी। उसने बस इधर उधर नजर घुमाई और आसपास के डार्क एलिमेंट समुद्र की लहरों की तरह पीछे हट गए। होली ब्लड पूरी तरह जाग चुका था। उसके शरीर से एक भयावह आभा निकल रही थी, ऐसी शाही दबाव वाली शक्ति जो हर डार्क अस्तित्व पर हावी थी। जैसे सदियों से सोया हुआ नाइट एम्परर अचानक जाग गया हो। 100 मील के अंदर भटक रहे सारे डेमन अचानक जम गए। चाहे टीयर 3 घूल हो, टीयर 5 नाइट वॉकर या टीयर 6 डेमन जनरल, सबकी ऊर्जा बेकाबू होकर कांपने लगी, जैसे उन्हें अपना प्राकृतिक शत्रु मिल गया हो। एक तेज पंजों वाला डेमन जो सड़ा मांस फाड़ रहा था, डर से चीख पड़ा। उसके पैर ढीले पड़ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। दूर खड़ी स्केलेटन लीजन में अफरा तफरी मच गई। उनकी सोल फ्लेम्स कांपने लगीं और हथियार जमीन पर गिर पड़े। वे सब उसी दिशा में झुक गए जहां किन तियान था, जैसे राजा के सामने प्रजा नतमस्तक हो। और भी दूर भागती फैंटम आत्माएं भागना चाहती थीं, लेकिन अदृश्य दबाव ने उन्हें जगह पर जकड़ दिया। उनकी आत्माएं धीरे धीरे सम्राट आभा के नीचे घुलने लगीं। 100 मील के सारे डार्क एलिमेंट किन तियान की तरफ खिंचाए, लेकिन उसके 100 मीटर के आसपास आकर रुक गए, जैसे प्रजा अपने राजा के सामने सिर झुका रही हो। अब उसकी आभा डेमन किंग की उग्र शक्ति नहीं रही थी, वो एक गहरी अथाह सम्राट जैसी मौजूदगी बन चुकी थी। ये डार्क अस्तित्वों के ऊपर की पूर्ण सत्ता थी। यहाँ तक कि कार्सिस भी अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सका। उसकी सोल स्कायत हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे वो सलाम कर रही हो। किन तियान ने धीरे धीरे मुट्ठी भींची। उसकी उंगलियों के बीच डार्क गोल्डन रेखा खिंची और हवा में डार्क एलिमेंट इकट्ठे होकर 1 इंच लंबी छोटी तलवार बन गए। उसे साफ महसूस हो रहा था कि सिर्फ एक विचार से वो 100 मील के अंधकार की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। उसने सिस्टम पैनल की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया, ये है नाइट एम्परर की शक्ति। टैलेंट्स की सूची में एक गोल्डन लाइट स्फीयर बाकी सबके ऊपर तैर रहा था। नाइट एम्परर गोल्ड टैलेंट, ये एक कंपोजिट टैलेंट था। वो रात के शासन से ऊपर उठकर नाइट एम्परर के सिंहासन तक पहुंच चुका था। नाइट डेमन ब्लड लाइन अब अपने अंतिम स्तर पर थी। अंधकार के भीतर उसकी सारी क्षमताएं 300% तक बढ़ जाती थीं। उसकी आभा की स्टेल्थ चरम पर थी। वो अंधेरे में पूरी तरह घुल सकता था। उसका शरीर अपने तापमान को आसपास के माहौल से बिल्कुल मेल खा सकता था। उसकी संवेदन क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। वो अपने क्षेत्र में मौजूद हर हीट सोर्स, हर रक्त ऊर्जा और हर एनर्जी फ्लक्चुएशन को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि दुश्मन की अगली चाल का अंदाजा भी लगा सकता था। जब वो किसी ब्लड सोर्स को लॉक करता, तो उसके अंदर की शक्ति डार्क तूफान बनकर फूट पड़ती।
उसकी स्पीड तुरंत 300% बढ़ जाती और वो शैडो दरारों में दौड़ता हुआ घातक प्रेत बन जाता जो कई भौतिक रुकावटों को नजरअंदाज कर सकता था। इस टैलेंट की एक्टिव एबिलिटी थी एपोस्टल डोमिनेटर। इससे वो और ज्यादा नाइट डेमन एपोस्टल बना सकता था और उन पे पूरी मानसिक पकड़ रख सकता था। उनका जीवन और मृत्यु बस उसके एक विचार पर निर्भर था। वो अपने हर एपोस्टल की आंखों से देख सकता था, उनकी इंद्रियों को साझा कर सकता था और पूरे युद्ध क्षेत्र का एक परफेक्ट सूचना नेटवर्क बना सकता था। और जरूरत पड़ने पर वो अपनी शक्ति का हिस्सा किसी एक एपोस्टल में डालकर उसकी ताकत को थोड़े समय के लिए कई गुना बढ़ा सकता था। एपिसोड 407 पवित्र रक्त नाइट एम्परर गोल्ड भाग 3। 2 डेमन किंग विंग्स। जब इंपीरियल लेवल डेमन किंग विंग्स खुलती हैं तो स्पीड 800% तक बढ़ जाती है। उड़ते समय डार्कनेस की शक्ति दुश्मनों से ऐसे चिपक जाती है जैसे हड्डी खाने वाला कीड़ा और उनके हर मटेरियल और एनर्जी डिफेंस को धीरे धीरे घिसकर तोड़ देती है। 3 इल्यूजन डेमन अवतार। यूजर सैकड़ों ताकतवर डेमन किंग अवतार बना सकता है। हर अवतार में असली शरीर की 50% फिजिकल ताकत होती है और वे कुछ एक्टिव एबिलिटीज भी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। अवतार और असली शरीर एक पल में जगह बदल सकते हैं, जिससे वे मिलकर अनप्रिडिक्टेबल और घातक हमले कर सकते हैं और दुश्मन आसानी से कंफ्यूज हो जाता है। 4 डेमन किंग डोमेन। ये एक इंपीरियल लेवल डोमेन है जहां हमेशा के लिए अंधेरी रात उतर आती है। डार्क एलिमेंट्स घने तरल की तरह जमा हो जाते हैं। इस डोमेन के अंदर उसकी अपनी सारी क्षमताएं 100% और बढ़ जाती हैं। नाइट डेमन एपोस्टल्स की ताकत 50% बढ़ जाती है और उनकी डार्क एनर्जी तेजी से रीजनरेट होती है। जो भी दुश्मन इस डोमेन में प्रवेश करता है उसकी मूवमेंट डार्क लॉ से बंध जाती है। स्पीड 60% कम हो जाती है। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और मैजिक लगातार डार्क एलिमेंट्स द्वारा निगली जाती है। लाइफ तेजी से कम होती है और साथ ही नाइट एम्परर के दबाव का मानसिक झटका पड़ता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले दुश्मन तो सीधे ढह जाते हैं। 5 नाइट डेमन इल्यूजन। यूजर अपनी बॉडी साइज, चेहरा, हेयर स्टाइल और आवाज को मनचाहे तरीके से बदल सकता है। इतना ही नहीं, वो टारगेट की आभा और स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन तक को परफेक्ट तरीके से कॉपी कर सकता था। 6 शैडो मैनिपुलेशन। आसपास की हर छाया पर पूरी पकड़। छाया को हथियार, शील्ड, चेन, स्पाइक या किसी भी रूप में बदला जा सकता है। इनकी कठोरता और धार किसी भी दिव्य हथियार से ज्यादा होती है और इनमें निगलने वाली ऊर्जा भी होती है। ये टारगेट की छाया में घुसकर छिप सकता है और अचानक हमला कर सकता है, यहाँ तक कि टारगेट की छाया को फाड़कर उसके शरीर को बराबर का नुकसान और सोल शॉक भी दे सकता है। 7 इटर्नल नाइट डोमिनेटर। अंधेरे माहौल में वो सभी डार्क एलिमेंट टारगेट्स पर पूरी तरह दबाव डाल सकता है। उनकी अंदर की डार्क एनर्जी को जबरदस्ती लॉक कर देता है और उन्हें बाहर से कोई भी डार्क एनर्जी अवशोषित करने से रोक देता है। नाइट एम्परर। किंतियान ने मन ही मन इस नाम को दोहराया, जो अंधकार की सबसे ऊंची चोटी का प्रतीक था। नाइट डेमन किंग से नाइट एम्परर बनना सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये शासन करने वाले से सम्राट बनने की छलांग थी। डार्क लॉ की एक स्थायी मुहर जो अब उसके अंदर अंकित हो चुकी थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। उसकी उंगलियां उसकी बाह पर बहते डार्क गोल्डन सम्राट चिन्हों को छू रही थीं और वो अपने अंदर उमड़ती काली डार्क एनर्जी को महसूस कर रहा था। त्वचा के नीचे हर मसल हल्की गूंज कर रही थी। ये उस आवाज जैसी थी जब सेल्स डार्क एसेंस से लगातार एक्टिव हो रहे हों। जो स्पीड पहले पूरी ताकत लगाने पर मिलती थी, अब सिर्फ एक विचार से हासिल हो सकती थी। जो मुक्का पहले चार्ज करके मारना पड़ता था, अब साधारण वार में भी पहाड़ तोड़ने की ताकत थी। किंतियान ने हल्के से मुट्ठी भींची। जैसे ही उसकी उंगलियां टकराईं, आसपास के डार्क एलिमेंट अपने आप इकट्ठे होकर एक छोटा सा भंवर बनाने लगे। उसका पूरा शरीर होली ब्लड द्वारा दोबारा बनाया जा चुका था। उसकी हड्डियों की घनत्व गोल्डन ब्लड लाइन से 10 गुना ज्यादा थी। उनकी सतह पर बने डार्क गोल्डन सम्राट चिन्ह प्राकृतिक डिफेंस रून्स की तरह थे, जो टियर 6 डेमन के पूरे जोर वाले हमले को भी सह सकते थे। उसका खून डार्क गोल्डन एनर्जी फ्लूइड में बदल चुका था, जो 100 गुना तेजी से शरीर में घूमता था और तुरंत हर अंग तक डार्क एनर्जी पहुंचा सकता था। यहाँ तक कि उसके रोम छिद्र भी खुद डार्क एनर्जी अंदर खींच और बाहर छोड़ सकते थे। जो काम पहले घंटों की साधना से होता था, अब सिर्फ एक सांस में पूरा हो सकता था। किंतियान ने आंखें खोली। उसकी पुतलियों में हल्की हैरानी चमकी। यही है होली ब्लड की ताकत। अब जाकर उसे सच में समझ आया कि गोल्डन लेवल ब्लड लाइन और होली ब्लड के बीच कितना बड़ा अंतर है। गोल्डन ब्लड लाइन सिर्फ शरीर को मजबूत करती है, लेकिन होली ब्लड जीवन के पूरे स्तर को ऊपर उठा देता है। गोल्डन ब्लड लाइन इंसान को साधारण से ऊपर उठा सकती है, लेकिन होली ब्लड उसे नियमों की सीमा तक छूने देता है। जैसे अभी सिर्फ एक विचार से उसके अंदर की काली डार्क एनर्जी एक अटूट शील्ड या अजेय ब्लेड बन सकती थी। अगर वो चाहे तो खुद को शुद्ध डार्क एनर्जी में बदलकर छायाओं के बीच आजादी से घूम सकता था। यह स्तर साधारण ताकत बढ़ाने से बहुत आगे था। ये डार्क लॉ पर महारत का स्तर था।
किंतियान ने धीरे से शरीर खींचकर सीधा किया। उसकी पीठ पर डेमन किंग विंग्स हल्के से फड़फड़ाईं और उससे निकली ऊर्जा लहरों से आसपास की हवा हल्की सी मुड़ गई। उसे पता था कि इस पल से वो गोल्डन ब्लड लाइन वाले हर अस्तित्व से बहुत ऊपर खड़ा है। ये संख्या का फर्क नहीं था, ये गुणवत्ता की छलांग थी। ये वही अनोखी महिमा थी जो मूल होली ब्लड ने नाइट एम्परर को दी थी। अगले पल नए अध्याय की शुरुआत हुई। एपिसोड 408, नाइट एम्परर की शक्ति, डेमन दबाने वाली स्वर्गीय सजा। टियर 5 9 स्टार। किंतियान ने अपने अंदर उमड़ती स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया। वो उसकी मेरिडियन में एक उफनते काले समुद्र की तरह दौड़ रही थी। नाइट एम्परर ब्लड लाइन के जागने से उसका शरीर और टैलेंट पूरी तरह बदल गए थे। साथ ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी टियर 5 9 स्टार के शिखर तक पहुंच गई थी। जहां तक तुरंत टियर 6 में ब्रेक थ्रू न कर पाने की बात थी, उसकी वजह थी उसकी साधना तकनीक 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक। ये डार्क और थंडर दोनों एलिमेंट वाली साधना तकनीक थी, जिसे दोनों ऊर्जा के सख्त संतुलन की जरूरत थी। अगर एक एलिमेंट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो अंदर का संतुलन टूट जाता। टियर 6 की सीमा तोड़ने के लिए उसे थंडर एलिमेंट का कोई सर्वोच्च खजाना ढूंढना होगा, जिससे थंडर की शक्ति बढ़े और कमी पूरी हो सके। किंतियान ने अंदाजा लगाया कि ये काम शायद उसे सिल्वर ग्रे स्टार पर लौटने के बाद ही शुरू करना पड़ेगा। ब्रेक थ्रू के बाद अगला कदम साफ था, कुछ दुश्मन ढूंढना और अपनी नई ताकत आजमाना। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाई। उसकी संवेदन सीमा कई गुना बढ़ गई। सैकड़ों मील के दायरे में हर हीट सोर्स जुगनुओं की तरह चमक रहा था। डेमोनिक ऊर्जा पानी की धाराओं की तरह बह रही थी। स्केलेटन की हड्डियों के रगड़ने की आवाज और घूल की डरावनी सांसें भी साफ सुनाई दे रही थीं। उसके दिमाग में एक 3 डायमेंशनल जीवित नक्शा बन गया। किंतियान ने हाथ उठाया। जमीन पर फैली बेलें लहर की तरह सिमट गईं और वापस उसकी कलाई के ग्रीन वाइन ब्रेसलेट में बदल गईं। काजिक वापस बीस्ट टैमिंग स्पेस में नहीं गया। उसकी दरांती जैसी बाहें उत्साह से हिल रही थीं और हल्की सी स्विश आवाज निकल रही थी, जैसे वो लड़ाई के लिए उकसा रहा हो। किंतियान हल्का मुस्कुराया। ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगा। उसने उंगलियों से काजिक के ठंडे खोल को छुआ। काली डार्क एनर्जी 3 रिबन में बदल गई और चुपचाप उसे काजिक और कार्सिस को जोड़ दिया। अगले ही पल उसकी डेमन किंग विंग्स हल्के से फड़फड़ाईं। उसकी जगह बस हल्की आफ्टरमेज रह गई और वो आसमान में उड़ गया। किंतियान की आंखों में हल्की हैरानी चमकी। इतनी तेज! उसने वॉइड शटलिंग भी इस्तेमाल नहीं की थी। वो सिर्फ सामान्य उड़ान भर रहा था, फिर भी नीचे का दृश्य घूमते लालटेन की तरह भाग रहा था। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो खुद भी चौंक गया। और सबसे अजीब बात, इतनी तेज रफ्तार के बावजूद कोई आवाज नहीं थी, न हवा की सीटी, न कोई झोंका, जैसे वो अंधेरे का हिस्सा बन चुका हो। कुछ ही पल बाद उसका टारगेट नीचे दिखाई देने लगा, एक बड़ी दरार के किनारे जहां से डेमोनिक ऊर्जा फव्वारे की तरह निकल रही थी। वहां असंख्य स्केलेटन और घूल थे, जिनके साथ टियर 4 और टियर 5 डेमन भी मिलकर एक अव्यवस्थित डेमन हॉर्ड बना रहे थे। जैसे ही किंतियान चट्टान के किनारे उतरा, 3 टियर 6 आभाएं तुरंत उस पर लॉक हो गईं। वे जहरीले सांपों की तरह थीं, नफरत और हत्या की इच्छा से भरी हुई। किंतियान ने नीचे देखा। उसे 3 ताकतवर टियर 6 डेमन दिखे। पहला था शैडो डेमन, जो अंधेरे की दरार में छिपा था। उसका शरीर काली स्याही जैसा था, जिसका आकार साफ नहीं दिख रहा था। दूसरा था ब्लैक स्केल्ड जायंट बीस्ट। उसका पूरा शरीर काले स्केल से ढका था और उसकी नथुनों से जलती डेमोनिक ऊर्जा निकल रही थी। उसके हर कदम से जमीन हल्की कांप रही थी। तीसरा था करप्टेड डेमन मेज, जिसके हाथ में सफेद हड्डी का मैजिक स्टाफ था। देखने में वो उसी जैसा था जिसे किंतियान पहले मार चुका था। पहले अगर उसे 3 टियर 6 डेमन से लड़ना पड़ता तो उसे पहले छाया से हमला करके एक को खत्म करना पड़ता, फिर सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर या सोल डिवोरर फ्लेम से बाकी 2 से लड़ना पड़ता। वो लड़ाई काफी मुश्किल होती, लेकिन अब होली ब्लड जाग चुका था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी टियर 5 9 स्टार पर थी। इन तीनों टियर 6 डार्क एलिमेंट डेमन का सामना करना उसके लिए अब आसान था। ब्लैक स्केल्ड जायंट बीस्ट ने सबसे पहले हमला किया। वो दहाड़ता हुआ बैटरिंग राम की तरह दौड़ा। शैडो डेमन एक झिलमिलाहट में गायब होकर अंधेरे में मिल गया। डेमन मेज ने चुपचाप अपना स्टाफ उठाया और काली लहर पानी में स्याही की तरह फैलकर किंतियान को घेरने लगी। अचानक उसके पीछे ठंडी आहट हुई। शैडो डेमन प्रकट हो गया था। उसके अंधकार से बने स्पाइक तेज चीख के साथ किंतियान के सिर के पीछे घुसने वाले थे। तीनों तरफ से घिरा होने के बावजूद किंतियान के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसके होठों पर शांत मुस्कान थी। अगले ही पल उसके शरीर से एक भयानक सम्राट दबाव फूटा, जैसे अंधेरे में अचानक काला चांद उग आया हो। इटर्नल नाइट डोमिनेटर। जैसे ही उसका विचार बहा, शैडो डेमन का स्पाइक हवा में ही रुक गया। उसके अंदर की डार्क एनर्जी गाढ़ी और भारी हो गई, यहाँ तक कि उसकी सोच भी धीमी पड़ गई। दौड़ता हुआ ब्लैक स्केल्ड जायंट बीस्ट अचानक कमजोर पड़ गया। उसका विशाल शरीर लड़खड़ाने लगा और उसकी डेमोनिक ऊर्जा हवा में जम गई।
डेमन मेज की काली लहर किंतियान से 3 मीटर दूर ही जमकर टूट गई। किंतियान बस हल्का सा साइड में हट गया, जैसे वो अंधेरे में टहल रहा हो। तीनों हमले आसानी से खाली चले गए। इस अंधेरे में वो सभी डार्क जीवों का सम्राट था। उनकी ऊर्जा और जीवन पर उसका नियंत्रण था। स्विश! एक पल में वो ब्लैक स्केल जायंट बीस्ट के सिर पर पहुंच गया। उसने बस हल्के से कदम रखा। धम! जैसे भारी हथौड़े से तरबूज फोड़ा गया हो, उसी तरह उस दानव का सिर फट गया। हड्डियों के टूटने और दिमाग के बिखरने की आवाज के साथ उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो गई। फिर किंतियान ने हाथ हिलाया। शैडो कंट्रोल टैलेंट एक्टिव हो गया। चारों तरफ के अंधेरे से काली जंजीरें निकल आईं जो सांपों की तरह डेमन मेज को जकड़ने लगीं। जंजीरें कसती गईं। क्रैक क्रैक! उसकी हड्डियां टूटने लगीं। डेमन मेज कोई मंत्र भी नहीं पढ़ पाया और उसका शरीर जंजीरों के दबाव में फट गया। सड़ा हुआ मांस और हड्डियों के टुकड़े हवा में उड़ गए। आखिरी बचा शैडो डेमन पहले ही इटर्नल नाइट डोमिनेटर के दबाव में लगभग बेकार हो चुका था। जंजीरों के सामने वो बस बेकार तड़पता रहा। कुछ ही पल में वो भी कसकर बंध गया। किंतियान ने उसकी तरफ दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। बस एक विचार आया और जंजीरें शैडो डेमन के शरीर को अंधेरे में घसीट कर ले गईं। एपिसोड 409 नाइट एम्परर की ताकत, डेमन सप्रेसिंग सेलेस्टियल पनिशमेंट, भाग 2। एक और हिस्सा इवोल्यूशन पॉइंट्स और टैलेंट का रिकॉर्ड हो गया। लड़ाई शुरू होने से लेकर खत्म होने तक बस कुछ ही पलों की बात थी। 3 टियर 6 डेमन पूरी तरह खत्म हो गए। एट्रीब्यूट रेस्टोरेंट का फायदा अपनी जगह था, लेकिन फिर भी इतनी जबरदस्त जीत साफ दिखा रही थी कि होली ब्लड अवेकनिंग कितनी डरावनी ताकत रखती है। कोई हैरानी नहीं कि 9 महान होली ब्लड्स हजारों सालों तक एम्पायर पर राज कर पाए। होली ब्लड की ताकत सच में डराने वाली है। किंतियान हल्की सांस लेते हुए बोला, अगर किसी ने खुद होली ब्लड अवेकन नहीं किया हो तो वो कभी समझ ही नहीं सकता कि होली और गोल्डन ब्लड लाइन के बीच कितना गहरा अंतर है। ये ऐसा गैप है जिसे कोई भी गोल्डन ब्लड लाइन कभी पार नहीं कर सकता। अगर किसी होली ब्लड के वंशज में ब्लड लाइन की कंसंट्रेशन अच्छी हो तो वो आसानी से अपने बराबर टियर के 5 से ज्यादा गोल्डन ब्लड लाइन स्पिरिचुअलिस्ट को मार सकता है। और जो गोल्डन ब्लड लाइन से भी नीचे हैं, वे तो होली ब्लड के सामने बस चींटियों जैसे हैं, जैसे कि अभी उसके सामने के ये 3 टियर 6 डेमन। इनके टैलेंट पर्पल लेवल के थे, जो सिल्वर ब्लड लाइन के बराबर माने जाते हैं। टियर में एक लेवल ऊपर होने के बावजूद ये कुछ ही सांसों में मारे गए। अगर ये डार्क एलिमेंट डेमन न भी होते तो बस कुछ सेकंड ज्यादा टिकते। बेशक होली ब्लड क्लैन का हर इंसान इतनी ताकत नहीं दिखा सकता। कुछ वंशजों की ब्लड लाइन बहुत पतली होती है। उनके टैलेंट तो गोल्डन ब्लड लाइन के जीनियस से भी कम होते हैं। और बहुत से लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी होली ब्लड अवेकन ही नहीं कर पाते, बिल्कुल आम इंसानों जैसे ही रहते हैं। डेमन केव के बीचों बीच खड़े किंतियान ने नीचे उबलती हुई डेमन भीड़ को देखा और धीमी आवाज में बोला, डेमन किंग डोमेन एक्टिवेट। जैसे ही शब्द गिरे, उसके आसपास हजारों मीटर तक फैला अंधेरा स्याही की तरह गाढ़ा हो गया। पहले से ही मंद रोशनी वाला डेमन केव पूरी तरह अंधकार में डूब गया। सिर्फ डोमेन की सीमा पर बहते हुए डार्क गोल्ड इंपीरियल पैटर्न दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी शाही शहर के चारों ओर बनी खाई। डोमेन के अंदर ऐसा लगा जैसे ग्रेविटी अचानक दोगुनी हो गई हो। जो डेमन आगे दौड़ रहे थे वे अचानक रुक गए, जैसे उनके हाथ पैर किसी अदृश्य बेड़ियों से बंध गए हों। लो टियर स्केलेटन सोल्जर्स ने जैसे ही अपनी बोन ब्लेड उठाई, वे लड़खड़ाकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी सॉइल फायर बुरी तरह झिलमिलाने लगी। घूल्स जो गरजते हुए झपटना चाहते थे, उनके लिए हर कदम हजारों किलो भारी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में सीसा भर दिया गया हो। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उनके शरीर के अंदर की डेमोनिक चीज साफ दिखाई देने वाली गति से खींची जा रही थी, जैसे अंधेरा उसे जबरदस्ती निकाल रहा हो। टियर 4 डेमन के पंजों की चमक गायब हो गई। टियर 5 डेमन की गर्जना बैठ गई और कुछ भूत तो सीधे नीली धुएं की तरह उड़कर गायब हो गए। ये नया डेमन किंग डोमेन है। डोमेन के अंदर की पूरी कंट्रोल फील करते हुए किंतियान के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। एक विचार के साथ उसने तुरंत शैडो कंट्रोल टैलेंट एक्टिवेट कर दिया। उसके आसपास की परछाइयां उसकी इच्छा के अनुसार पागलों की तरह हिलने लगी। सबसे पहले जमीन से दर्जनों काली लंबी चाबुक निकली, जो जहरीले सांपों की तरह स्केलेटन भीड़ पर टूट पड़ी। हर वार के साथ हड्डियां टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती। हड्डियों के टुकड़े और काली मिट्टी हवा में उड़ने लगी। इसके बाद उसके सामने की छायाएं सैकड़ों छोटी भालों में बदल गईं। उनकी नोक ठंडी और डरावनी चमक से जगमगा रही थी। किंतियान ने हाथ उठाकर इशारा किया। भाले तूफानी बारिश की तरह हवा में उड़ते डेमनों पर टूट पड़े। उनके पंख आर पार छेदते हुए उन्हें पत्थर की दीवारों पर ठोंक दिया। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे डोमेन में गूंज उठीं। जो घूल्स झुंड बनाकर हमला कर रहे थे, उनके लिए छायाएं एक विशाल वार एक्स में बदल गईं। इस कुल्हाड़ी का ब्लेड 10 फीट से भी ज्यादा चौड़ा था। किंतियान ने अदृश्य हैंडल पकड़कर जोर से वार किया। कुल्हाड़ी का वार खेत में फसल काटने जैसा था।
घूल्स की कतारें एक साथ दो हिस्सों में कटकर गिर गईं। काला खून डोमेन के डार्क गोल्ड पैटर्न पर गिरा, लेकिन तुरंत जलकर गायब हो गया। अब काजिक भी खुद को रोक नहीं पाया। उसकी दरांती जैसी आर्म ब्लेड्स अंधेरे में काले बैंगनी आर्क बनाते हुए घूमने लगी। परछाइयों के सहारे वो डेमन भीड़ के बीच भूत की तरह घूम रहा था। हर वार के साथ खून की धार उठती। टीयर 4 और टीयर 5 डेमन उसके सामने कागज जैसे कट रहे थे। कार्सस की सोल शायद हर वार के साथ ग्रे व्हाइट मौत की रोशनी फैला रही थी। जिस डेमन को वो छूती, उसका शरीर तुरंत पत्थर बन जाता। उसकी आत्मा शरीर से खींचकर निकाल ली जाती और रोशनी के बिंदु बनकर 10,000 सोल्स रिकॉर्ड में समा जाती। चीखों के बीच पन्ने पलटने की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी, जैसे मौत का देवता आत्माओं की गिनती कर रहा हो। जिएला भी लड़ाई में कूद पड़ी। हरी बेलें अंधेरे में विशाल सांपों की तरह फैल गईं। उनके कांटों पर काली चमक थी। वे डेमनों के हाथ पैर लपेटकर कस देती जब तक कि उनकी हड्डियां टूट न जाएं। कुछ बेलों के सिरे पर गहरे बैंगनी फूल खिल गए, जिनसे जहरीली धुंध निकलती थी। ये जहर टीयर 5 डेमन की स्केल्स तक को तुरंत गलाने लगा। डोमेन के अंदर दहाड़, चीख और हड्डियों के टूटने की आवाजें मिलकर निराशा का एक डरावना संगीत बना रही थीं। डोमेन से दबे हुए डेमन बहुत धीमे हो गए थे। उनकी ऊर्जा लगातार खत्म हो रही थी। किंतियान की अनगिनत शैडो हथियारों और 3 समन बीस्ट की हत्या के सामने वे बिल्कुल बेबस थे। किंतियान अंधेरे के राजा की तरह युद्ध भूमि के बीच खड़ा था, शांत चेहरा और बस अपनी उंगलियों से छायाओं को कंट्रोल कर रहा था। कभी वे तेज ब्लेड की बारिश बनती, कभी भारी ढाल, कभी लंबे भाले जो हाई टियर डेमन के दिल को भेद देते, कभी वे जंजीरें बनकर शिकार को बांध देती। वो तो ये भी कर सकता था कि छाया डेमन की अपनी परछाई के अंदर घुसकर उन्हें अंदर से फाड़ दे। इस अजीब और डरावने हमले से डेमन पूरी तरह टूट गए। कई लो टियर डेमन डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। उनमें विरोध करने की हिम्मत भी नहीं बची। कुछ ही पल बाद डोमेन के अंदर आखिरी चीख भी खत्म हो गई। किंतियान ने धीरे धीरे डेमन किंग डोमेन वापस समेट लिया। गाढ़ा अंधेरा ज्वार की तरह पीछे हट गया। जहां पहले डेमनों की भीड़ थी, वहां अब कुछ भी नहीं बचा था। बस काला खून और टूटी हड्डियों के टुकड़े, जिन्हें डोमेन की बची हुई ताकत धीरे धीरे साफ कर रही थी। एपिसोड 410, नाइट एम्परर की ताकत, डेमन सप्रेसिंग सेलेस्टियल पनिशमेंट, भाग 3। काजिक अपनी आर्म ब्लेड पर लगे खून को चाट रहा था। कार्सिस का 10,000 सोल्स रिकॉर्ड चमक रहा था और जिएला की बेलें हल्के हल्के हिल रही थीं, जैसे स्ट्रेच कर रही हों। वो दरार जिससे लगातार डेमोनिक ची निकल रही थी, अब आंखों से दिखने वाली गति से छोटी होती जा रही थी। जैसे ही डेमोनिक ची का सहारा खत्म हुआ, दरार के किनारों की डार्क एनर्जी तेजी से गायब होने लगी। आखिर में वो बस धुएं की एक लकीर बनी और हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। किंतियान की आंखें गहरी हो गईं। अपने शरीर में हल्की उबलती डार्क एनर्जी और सिस्टम पैनल पर तेजी से बढ़ते इवोल्यूशन पॉइंट्स को महसूस करके उसने संतोष से सिर हिलाया। शैडो कंट्रोल और डेमन किंग डोमेन को साथ में इस्तेमाल करना इस लेवल के डेमन केव को साफ करने के लिए उतना ही आसान था जितना बैग से चीज निकालना। खासकर इस डार्क डेमन रियल में, जहां पहले से ही रोशनी नहीं थी, उनकी ताकत चरम पर पहुंच जाती थी। फिर भी मजा नहीं आया। किंतियान ने हल्की सांस ली। अभी की लड़ाई तो वार्म अप भी नहीं थी। टियर 6 डेमन बहुत कमजोर थे। वे न तो उसके ब्लड लाइन को रोमांचित कर पाए, न ही नाइट एम्परर की असली ताकत निकाल पाए। उसने तुरंत अपनी सेंसिंग पूरी तरह फैला दी। अंधेरे में उसका एहसास एक विशाल जाल की तरह फैल गया। जल्द ही उसे एक जबरदस्त आभा महसूस हुई। ये पिछले डेमनों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। 100 किलोमीटर के दायरे में ये सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था। पीक टियर 6, बिल्कुल सही टेस्ट। अगले ही पल अंधेरा पानी की तरह बहा। किंतियान और उसके 3 बीस्ट छाया बनकर उस आभा की दिशा में तेजी से निकल गए। कुछ देर बाद सामने अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। पीक टियर 6 डेमन, ये था नाइट शैडो फाल्कन। इसका शरीर उल्लू जैसा था, लेकिन पूरे शरीर पर काले हड्डी के कवच लगे थे। कंधों और पैरों के कवच पर दांतेदार किनारे थे, जो अंधेरे में ठंडी चमक दे रहे थे। पीठ पर 2 जोड़ी झिल्ली वाले पंख थे। जब मुड़े होते तो रीढ़ से चिपक जाते और फैलने पर 2 विशाल दरांतियों जैसे लगते। उसका सिर पक्षी जैसा था, लेकिन उस पर पंख नहीं थे, सिर्फ चिकनी काली हड्डी। आंखों की जगह नीली सोल फायर जल रही थी। उसकी चोंच बांस की तरह मुड़ी हुई और बेहद तेज थी। पंजे 4 उंगलियों वाले हुक जैसे थे, जिनके सिरों से काला जंग लगातार तरल टपक रहा था। सबसे डरावनी चीज उसकी पूंछ थी। रीढ़ से निकला आधा मीटर लंबा हड्डी का कांटा, जिसके चारों ओर डार्क एनर्जी घूम रही थी। किंतियान पूरी तरह पास भी नहीं पहुंचा था कि नाइट शैडो फाल्कन ने अचानक सिर घुमा लिया। उसकी नीली सोल फायर सिकुड़ गई। अगले ही पल उसकी नजर किंतियान पर लॉक हो गई। शायद उसे हैरानी हुई कि शिकार खुद उसके पास आ गया, लेकिन उसने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तीखी चीख गूंजी। नाइट शैडो फाल्कन के चारों पंख जोर से फड़फड़ाए। उसका शरीर काले बिजली के झटके की तरह किंतियान की ओर टूट पड़ा। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि हवा में उसकी कई परछाइयां बन रही थीं।
बिल्कुल सही। किन तियान की आंखों में उत्साह जल उठा। यही वो दुश्मन था जिसकी उसे तलाश थी। उसने इटर्नल नाइट डोमिनेटर की दबाव शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जानबूझकर अपने इंपीरियल ऑरा का हिस्सा दबा दिया। सिर्फ नाइट एम्परर ब्लड लाइन की शुद्ध स्पीड के सहारे वो सामने से टकराया। अंधेरे में दोनों आकृतियां टकराईं। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, बस लगातार टकटक की आवाजें, हड्डी के कवच और मुक्कों की टक्कर, पंजों के हवा चीरने की सीटी। किन तियान भूत की तरह दिशा बदल रहा था, अजीब कोणों से बचते हुए। नाइट शैडो फाल्कन मिसाइल की तरह उसका पीछा कर रहा था। उसके पंजे और चोंच बिना किसी गैप के हमला कर रहे थे। अंधेरे में बस दो धुंधली छायाएं तेजी से भिड़ती और अलग होती दिख रही थीं। कभी काले पंजों की चमक, कभी सुनहरे मुक्कों की झलक। काजिक और बाकी दो बीस्ट दूर खड़े देख रहे थे। इस स्पीड की लड़ाई में दखल देना सिर्फ परेशानी पैदा करता।